बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, ये आज प्रोग्राम के पहले चंक पे बैनुल अक़वामी सतह पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और प्रोग्राम के दूसरे चंक पे जो लोकल फ्रंट पे पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बना हुआ है उस पर डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से अननेचुरल चेंजेस हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, खासतौर पर डिप्लोमेसी के अंदर जिस तरीके से नजर आ रही है, और जिस तरीके से बहुत सारे माहिरीन अब ये कह रहे हैं। जब मैंने 2025 के अंदर एक लास्ट प्रोग्राम जब किया था, हमने एक रॉयटर्स की खबर और थिंक टैंक की खबर एक आपको बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2026 के अंदर बहुत सारी चीज़ों में एस्केलेशन हमें देखने को मिलेगी। खासतौर पे ये भी एक प्रेडिक्शन थी कि 2026 के अंदर हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर के भी प्रेडिक्शंस नजर आ सकती हैं। इसी तनाजुर में आप देखें कि जिस तरीके से अमेरिका ईरान जंग की जो बात है वो की जा रही है कि किसी भी वक्त वो स्टार्ट हो सकती है। उसके साथ साथ जिस तरीके से 10 जनवरी 2026 को जो है वो शाम पे बड़े पैमाने पर फिजाई हमले अमेरिका की जानिब से किए गए और दाइश के ठिकानों को तबाह किया गया, और इसके साथ साथ जिस तरीके से ट्रंप का जो है वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की जो है वो तैयारी की जा रही है, और उसके साथ साथ क्यूबा को जिस तरीके से वो धमकियां दे रहा है कि आप जो है वो तिजारती मुआहदा कर लें इससे पहले कि कोई देर हो जाए। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें ग्लोबल साउथ की जानिब से, तो इस टाइम जो है वो रूस जो है वो इनके हाथ में नहीं आ रहा, और रूस की तरफ से यूक्रेन पर इंतहाई मोहलिक हमले हुए, और यूक्रेनी जो है वो तकरीबन 1090 फौजी जो है वो हलाक हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि कनाडा की तरफ से भी स्टांस आया कि उन्होंने भी अपनी आवाम को आगाह कर दिया है कि वो रेडी रहें, किसी भी जो वक्त है वो सिचुएशन जो है वो वॉर की तरफ जा सकती है। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इस वक्त रेडी हैं फॉर द वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी बात की जा रही है, क्योंकि ट्रंप जो है उसका ऐलान ये कहा जा रहा है कि मैं अपने मफाद के लिए अपने मुल्क के दुश्मनों को दुनिया के किसी कोने में भी अगर वो बैठा होगा तो वहां पर मैं हमला कर सकता हूं। तो ये एक बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे यूनाइटेड नेशंस को, यहां पे तमाम इंटरनेशनल जहां पे ट्रीटीज की हम बात करती हैं, रेसिप्रोकल हमारे रिलेशनशिप्स जो कंट्री टू कंट्री होते हैं, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये कर रहा है, जिस तरीके से वेनेजुएला वाली सबसे बड़ी मिसाल है। और उस सिनेरियो के अंदर हमारा पाकिस्तान का एक स्टांस, जिस तरीके से सोमालीलैंड के हवाले से पाकिस्तान ने जो है वो कह दिया है कि हम उसको नहीं मानते, जिस तरीके से इजराइल ने उसको एक जो है वो टेसिट, या मैं कहूं कि अपेरेंटली उसको जो है वो कंसेंट या उसको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसके इनडायरेक्टली उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है कि वो चाहते हैं कि पैलेस्टाइन को जो है वो शिफ्ट किया जाए, या पैलेस्टाइनियंस जो गाजा के अंदर मुस्लिम्स हैं उनको वहां पे जो है वो आबाद किया जाए। तो राइट नाउ ये ग्लोबल सिचुएशन है, बड़ी अलार्मिंग ग्लोबल सिचुएशन है। अपकमिंग क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान इन तमाम डिप्लोमेसी के अंदर किस पॉइंट पे खड़ा है, क्योंकि जो मैं अगर सोमालीलैंड वाला बताऊं तो बड़ी एक खुशाइन चीज है कि पाकिस्तान प्रेशराइज नहीं हुआ, और जिस तरीके से गाजा की फोर्स की हवाले से इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात करूं तो उसमें भी पाकिस्तान का कोई ऐसी जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हुई नहीं है, और हम उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते। लेकिन हमारे पड़ोसी ममालिक ईरान के साथ सिचुएशन अभी कोई वॉर वाली बनती है तो वो हमें क्या उसके रिपरकशंस भुगतने पड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। पहले चंक में मेरे साथ रफीउल्लाह नियाजी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इमरान इजाज मलिक साहब हैं और अशरफ शरीफ साहब हैं। तीनों मेहमानों को वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम, और बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं तजिया के हवाले से। मैं प्रोग्राम का आगाज नियाजी साहब आपसे करूंगा। इस वक्त जो आलमी सिनेरियो बना हुआ है सर, इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर है सर? अच्छा, मैं सबसे पहले लगारी साहब ये कहूंगा कि जिस तरह माडोरो और निकलसन को उसको इंडाइट किया जा रहा है और जिस तरह उसको गिरफ्तार किया गया है, ये कोई बनाना रिपब्लिक किधर है यूएनओ? ये उनकी जो सॉवरेंटी है, उनकी आज़ादी, उनकी फ्रीडम पे एक बहुत बड़ा हमला असॉल्ट है। ये खुली नंगी जारियत है। पहले तो हम इसको कंडम करते हैं। दूसरी बात है, अगर वो ड्रग में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, अगर आपने उनको इंडाइट करना था, अगर उसको फ्रेम चार्ज करना था, तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थी। आप यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे जाते, ये कहां का असूल है? और दुनिया को देखना चाहिए, यूरोपीय यूनियन देखना चाहिए, कनाडा को देखना चाहिए, दूसरे लोगों को देखना चाहिए। कल को जिस मुल्क में जाके जारियत करेगा और उस इलेक्टेड मुल्क के बादशाह को, प्राइम मिनिस्टर को उठा के वो अपनी कोर्ट में ले आएगा, ये कहां कानून है? मुझे बताया जाए। हाँ,
दूसरी बात यह है कि अगर मैं माजी में जाऊं तो ये जो वेनेजुएला के अंदर पहले भी जो इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर थे उन पे भी ये एलिगेशन लगाया, उन्होंने लोग पकड़े ड्रग वाले, ये सारी इस पे एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हो चुकी है। ये होना इस तरह नहीं हो सकता। हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह किया जाएगा, इसके अलावा बाद अगर ग्रीनलैंड की बारी आएगी तो यकीन अमेरिका की जो सार्मियत है उसको भी खतरा होगा, खदशात लाक होंगे। हम कहां खड़े हैं? आपके एक सवाल ये भी कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। मेरा ख्याल पाकिस्तान को अपना जो वो एक न्यूट्रल इम्पार्शियल रोल प्ले करना चाहिए मौजूदा सिनेरियो में। तो बहुत सारी कुव्वतें जो है ना वो बिल्कुल आमने सामने आ गई, इसको इकोनॉमिक वार कहें या इसको दूसरी जंग कहें। मैं सिर्फ इतनी बात जरूर करूंगा कि अमेरिका सिर्फ और ट्रंप वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ये सारी इन्वायरमेंट ये आसार ये दूसरे मुल्क पे जारियत कर रहे, जो कि मेरा ख्याल इंटरनेशनल कवानीन के भी खिलाफ है, और तो पूरी दुनिया को इसके खिलाफ जो खड़ा होना चाहिए। और जहां तक ईरान का तल्लक है, मेरी बात सुनना कि ईरान के अंदर ये मैं मानता हूं कि वहां पे 97.5% अहले तशीह वो शिया स्टेट है, मगर इसके बावजूद वहां पे अहले सुन्नत पे की मसाजो गिराया गया माजी में, आज से 30 साल 40 साल। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो 2-3% एलिमेंट्स है वो इनसे नाराज है। और देखें 1920-22 में भी इनके खिलाफ जो है लोग सड़कों पे आए तो क्या बना, फिर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। मैं नहीं समझता कि इनकलाब जो है ना वो रिवर्स होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत इसको जो है ना ये शैटर जरूर होएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है इनको देखना चाहिए, और इनको बिल्कुल मैं समझता मौजूदा जो रजीम है पर्शिया को उसको अपने जो मजर्स है उसमें अमेंडमेंट लानी चाहिए। पॉइंट आ गया। इमरान साहब क्या समझते हैं, खासतौर पर जिस तरीके से नियाज़ी साहब भी कह रहे थे कि EU यूरोपियन यूनियन का भी बड़ा हार्श स्टांस आ रहा है टुवर्ड्स ट्रंप, जो है वो ट्रंप तनाई का शिकार होते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से वो कर रहा है, जिस तरीके से सॉवरेन स्टेट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या जिस तरीके से ये कह रहा है कि मैं अपने मफाद के लिए या अपने मुल्क के लिए किसी को भी कहीं से भी उठा लूंगा, तो क्या समझते हैं फिर ग्लोबली आप इस वक्त? देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह है कि जिस तरह अभी डिस्कशन जारी थी जी, इसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर आज के दिन में हम इस चीज़ को मान लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में हर किस्म का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मफलूज हो चुका है। मफलूज हो चुका है, ना UN है और ना नेटो है और ना OIC है, बदकिस्मती से। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका ने उसका स्टार्ट कर दिया है। जो रशिया और यूक्रेन की जंग थी वो भी एक लिमिटेड जंग थी, और उस जंग में कुछ हद तक UN का किरदार था, कुछ हद तक नेटो था, उसका कोई अमल दखल था। उसकी वजह से रशिया उस हद तक नहीं जा रहा था जिस हद तक वो जा सकता था। अदरवाइज रशिया के लिए यूक्रेन पर कब्जे करने के लिए सिर्फ उसको 1 से 2 वीक चाहिए थे, और फुल फ्लैश अपनी पूरी पावर के साथ यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन को टेक ओवर कर सकता था, और उसके बाद अगला टारगेट उसका 1 by 1 नेटो की अदर स्टेट थी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो काम अमेरिका ने किया उसके बाद तो आप समझ लें कि पूरी दुनिया में कोई लाइन एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें अब दुनिया में जिस तरह ग्लोबलाइजेशन चेंज हो रही है, दुनिया बिल्कुल डाइवर्ट हो रही है इस वक्त। हर मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना, इन लोगों को सबसे पहले अपने मफादात जो है वो चाहिए। वो सबसे पहले अपने मफादात देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन में किस मुल्क में किसके साथ हमारे किस तरह के रिलेशनशिप हैं, क्या हम उन लोगों को अकोमोडेट करेंगे। अकोमोडेट करने से मुराद ये है कि वो देखेंगे कि जिस मुल्क के साथ हम अपना दिफाई बजट या दिफाई चीजें प्लान कर रहे हैं, उस मुल्क के पास मिनरल कितने हैं, उसके पास जखायर कितने हैं, आया कि वो मुल्क जखीर है, कल को हमें किसी जगह के ऊपर वो हमें मदद कर सकता है या नहीं मदद कर सकता। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि आया हमने इस मुल्क पे कुछ करना है या नहीं करना। दूसरी बात देखें, अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे कर दिया वो कर दिया, लेकिन अमेरिका का अगला टारगेट ईरान है, और मैं आपको ये चीज 110% कहता हूं कि वो इसके ऊपर बिल्कुल जाएगा, और वो वहां पे 2 चीजों के ऊपर वर्किंग कर रहा है। एक पहली वर्किंग उसकी ये है कि किसी तरह वहां पे रजीम चेंज हो जाए, और जो दूसरी जो हुकूमत जिसको वो चाहता है कि प्रो अमेरिका हुकूमत हो वो वहां पे आ जाए, और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको रिजॉल्व कर दे या ट्रांसफर कर दे। अगर उसमें किसी किस्म का कुछ आगे पीछे काम होता है तो फिर अल्टीमेटली वो अपनी सारी पावर उसमें यूज करेगा, जो वो पिछली दफा नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसको खतरा था कि शायद वो इसराइल की तरफ से कुछ होगा, या चाहे ईरान की अगेंस्ट जो है वो काफी सारे मुल्क स्टैंड लेंगे या कुछ लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर भी डिसाइड हो चुका हुआ है, इस चीज का वक्त भी डिसाइड हो चुका हुआ है कि किस टाइम के ऊपर हम लोगों ने जाके ईरान के ऊपर
टेक ओवर करना है। दूसरी बात आपकी ये है कि इन सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखें, जो इसमें ग्लोबलाइजेशन सिचुएशन आ रही है, दिफा हमारा बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई भी शक नहीं है। चाइना हमारे साथ बिल्कुल खड़ा है, लेकिन एक हद तक जहां तक उसके मफादात हैं। अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका भी उस हद तक जहां तक उसके मफादात हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल चाहिए वो एक अपनी न्यूट्रल पॉलिसी डिजाइन करे, और दूसरी बात जो सबसे जो जरूरी है उसमें स्टेबिलिटी लाए। जो इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, उसको वो दूर करे, ताकि पूरी दुनिया में एक बड़ा अच्छा मैसेज है, किसी को आपके मुल्क में मुदाखलत करने के लिए भी कोई भी टूल्स इस्तेमाल ना करना पड़े। कोई भी ऐसी पार्टी ना हो जो उसके साथ मिले, या कोई भी ऐसा सिनेरियो ना हो जिसकी वजह से आपको ये खतरा हो कि शायद पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, या हम लोग मजीद किसी मुश्किलात का शिकार होंगे। पॉइंट आ गया सर। अशरफ शरीफ साहब, सर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगला टारगेट ईरान है ट्रंप की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें इस किस्म की आप समझते हैं कि कोई सदाकत है, और ये अगर जाते हैं कोई हमला करने ईरान को तो किस तरीके का और किस लेवल का होगा, और उसके साथ साथ जो रिजीम चेंज वाली बात की जा रही है, तो क्या कॉन्स्पिरेसी क्या है इसके पीछे सर? बहुत शुक्रिया। इस वक्त सदर ट्रंप जो है वो उसी तरह का एक किरदार अदा कर रहे हैं कि जो जिस तरह नया ऑर्डर दुनिया में मुतारफ कराने के लिए ये ताकत इस्तेमाल करती है, माजी में भी इसी तरह से। अब उनके मुफादात जो है, उनका जो महवर है वो इक्तिसादी और माशी फवाइद है। अब दुनिया में जहाँ पे मिनरल्स है, जहाँ पे ट्रेड रूट अहम है, और जहाँ पे कोई और इक्तिसादी उन्हें फायदा मिल सकता है मुआहदों की शक्ल में, सदर ट्रंप के तवज्जो का मरकज वो सारे इलाके हैं दुनिया में जी। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ वेनेजुएला में वो गए, वहां पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे चीन और ईरान का रसूख कम कर रहे, लेकिन उनकी नजर वहां के तेल पे थी। इसी तरह से सोमाली लैंड वाला मामला आया है, अगरचे उसमें अमेरिका नहीं कूदा, लेकिन उसकी जो हमसाया, मैं हमसाया शेडो की बात कर रहा हूँ कि शेडो जो स्टेट है इजराइल, उसने सोमाली लैंड को तस्लीम किया, और इसने फिर ओआईसी और पाकिस्तान कंसर्न जाहिर किए, और इनके जो दावा है तो रिजेक्ट किया सरकारी सतह पे। फिर ईरान के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, ये सारा कुछ दुनिया में आप समझ लें कि एक बड़े पैमाने पर गड़बड़ तो है, लेकिन चीजों को नए तरीके से कहीं ना कहीं मुनज़्ज़म करने की इसके पीछे एक कोशिश भी नजर आ रही है। और इस सारी कोशिश का जो फैसला करने वाला किरदार है वो अमेरिका ने अपने पास रखा हुआ है। दुनिया में जितने फैसले होते हैं, इसी बात से सदर ट्रंप जहां पे चाहते हैं वो मुदाखलत करते हैं, जहां पे चाहते हैं किसी को उठा के ले आते हैं सदर का। इससे पहले दुनिया ने कभी ऐसा इस तरह की मिसाल नहीं देखी जी। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर दुनिया के अमन को बड़ा खतरा इस लिहाज से भी बढ़ गया है कि कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो इदारे हैं, यूएनओ के या आलमी अदालत इंसाफ है, ये सारे गैर मुस्तकिल हमें दिखाई दे रहे हैं। वहां पे जो एप्लीकेशंस जाती हैं, जो केसेस जाते हैं, जो वहां पे मामला जाते हैं, वो किसी हल की तरफ नहीं जाते, उनका हल नहीं निकलता, बल्कि एक ताखीर का शिकार वो हो जाते हैं। उसमें इस तरह की करारदादों की जुबान इस्तेमाल होती है जिसमें उस हल की बजाय सिर्फ एक वक्ती तौर पे, अबूरी तौर पे आपको सूरत हाल का नजर आता है कि कोई रिलीफ किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ईरान के मामले में और सोमाली लैंड के मामले में पाकिस्तान सबसे ज्यादा कंसर्न इन मामला पे है। अगर यहाँ पे कोई मुहिम जो होती है तो इसके असरात जाहिर है पाकिस्तान पे भी होंगे, खास तौर पे ईरान के हवाले से। ईरान पे पाकिस्तान पे दबाव आ सकता है किसी रूट ले के हवाले से, पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करने के हवाले से, पाकिस्तान से किसी और तरह की ऑपरेशन के लिए स्पेस लेने के हवाले से। तो ये चीजें मुस्तकबिल को सामने रखते हुए अगर देखें हम और इस सिचुएशन को इसका तजिया करें, तो फिर हमें ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान को जिस तरह से बाकी मामलात में हार्ड स्टेट का पाकिस्तान में पॉइंट आ गया सर आपका, इस हवाले से भी पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, और पाकिस्तान को अपने मुद्दों को सामने रखते हुए और उस उम्मत मुसलमा जिसके साथ के दुनिया के अंदर मुख्तलिफ उमूर पे अपनी राय देता है, उसके मुफादात को सामने रखते हुए पाकिस्तान को मजबूती के साथ अपना मौक़िफ़ देना पड़ेगा। अमेरिका के साथ जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जंग में उतर जाए या बाकी ममालिक जंग में उतर जाए। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, और जिन ममालिक को हम समझ रहे हैं कि वो
इमर्जिंग पार्ट है, उसमें रशिया है, चाइना है, तो वो खुद भी ये ममालिक अभी अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग जो है वो नहीं करना चाह रहे, या वो समझते हैं कि जंग उनकी बाद में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब अमेरिका को मिलिट्री पे कुछ चैलेंज करने वाला मुल्क ना हो और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे बेबस हो, तो फिर मुल्क के दुनिया के अंदर जो पॉइंट आ गया हो रही है सिचुएशन, इस सिचुएशन को तशवीश की नजर से देखा जाना चाहिए और बाकी दुनिया के लोग जो ममालिक हैं। सर पॉइंट आ गया अशरफ साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। न्याजी साहब बड़ी कमाल की बात की है अशरफ साहब ने कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या इंटरनेशनल ट्रीटीज, जिसको ये कहा जाता है कि तमाम मुल्कों के, जिस तरीके से हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बात करें तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज बनी जो पीस मेकिंग के लिए ट्रीटीज बनाएंगे, अब उनकी तो वायलेशंस, खुली वायलेशंस हो रही है। माइट इज राइट वाला फिनोमेना चल रहा है पाकिस्तान के अंदर नहीं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं कह रहा हूँ। उसके अंदर आप क्या समझते हैं, जिसको पाकिस्तान को जिस तरीके से अफगानिस्तान वाला चैलेंज जो है वो हमारे सामने है, और दूसरी तरफ देखिए अमेरिका जिस तरीके से शाम तक हमले कर रहा है दाइश पर, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि हमें अपने खित्ते में इन तमाम सिनेरियो के अंदर क्या फिर स्टांस रखना चाहिए अपने मुल्क की सालमियत के लिए? देखिए मेरा ख्याल है हमें OIC के साथ चलना चाहिए। जिस तरह OIC ने सोमाली लैंड को तस्लीम नहीं किया, मुस्तरद कर दिया, तो मेरा ख्याल ये बेहतर रहेगा पाकिस्तान के लिए। अगर आप OIC से हट के आप अगर किसी के पास जाएंगे, खड़े होंगे, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि देखें, ये ट्रंप को देखें, बहुत सारे मुल्क हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी जो पॉलिटिकल हालात एस्केलेशन हुई है, बंदे भी मरे हैं, सारा कुछ हुआ है, तो क्या फिर ट्रंप इधर भी आया था या किसी और बाकी और बहुत सारे मुल्कों में जो है ना, जहाँ जमहूरियत है वहाँ पे अपोजिशन एहतजाज करती है, वहाँ पे सारा कुछ होता है। क्या ट्रंप फिर ऐसे ही करेगा कि वहाँ पे जाके उस मुल्क के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, जो सदर, उसको उठा के अपने कोर्ट में ले आएगा और उसको कहेगा ये जनाब ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है? ऐसा नहीं हो सकता, उनका कानून ही नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देख लें, कहीं भी नहीं है कि वो डायरेक्ट उठा के लाएंगे, उसके लिए बकायदा इंटरनेशनल जो है ना, और जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक वहां पे आधार इंस्टीट्यूशन, आप उसके थ्रू जाते वो फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया सर। इमरान साहब, हम खास तौर पे ये यूक्रेन और रशिया वाली जो वॉर शिद्दत इख्तियार कर गई है, आप ख़ास तौर पे ग्लोबली इसको किस तरीके से देखते हैं? ये किस तरीके के बहरान, अगर ये बढ़ती है मज़ीद, अगर ये मज़ीद बढ़ती है तो देखें यूक्रेन नेटो वाला है, ठीक है, तो क्या सफ़र करना पड़ सकता है ग्लोबल कम्युनिटी को? देखें जी, बेसिकली तौर पे ये पूरी दुनिया में जो क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं, ये क्राइसिस स्टार्ट हुए ही रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद हुए हैं। अब अगर आप बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर नहीं है, और रूस ने अभी जो अमेरिका के साथ अलास्का में जाके जो एग्रीमेंट किया था, उसमें 28 नुकात में ये भी चीज़ शामिल थी कि हम यूक्रेन के उन इलाकों में जिनमें हमने कब्जा किया वह रूस उन इलाकों से अपनी फौज विड्रॉ नहीं करेगा। दूसरी ऑप्शन उसने दी कि अगर आप पीस एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें लिख के दें कि आप नेटो के अलायंस में नहीं जाएंगे। यूरोपीय यूनियन से उसको प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब बदकिस्मती से मसला ये है कि यूक्रेन की वॉर के ऊपर एक तो यूक्रेन का बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो चुका हुआ है, दूसरी बात यह है कि ये वॉर अब खाली यूक्रेन की नहीं थी, ये वार अब यूरोप की भी है और नेटो की भी है, क्योंकि नेटो के बहुत सारे मुल्क जैसे लैटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, जो दूसरी स्टेट्स हैं, वो ये समझती हैं कि शायद रूस का यूक्रेन के बाद जो अगला टारगेट है वो ये है। अब वो लोग इस वक्त जो जंग चल रही है वो ये जंग चल रही है, देखें ग्रीनलैंड का इशू आपके सामने है और यूरोपीय यूनियन बड़े अच्छे तरीके से ग्रीनलैंड को डिफेंड कर रही है जी। और उन्होंने साफ बाकायदा तौर पर यह कहा है कि अगर नेटो अलायंस से अमेरिका को जाना पड़ता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो कहते हैं हम नेटो में मजीद लोगों को ऐड करेंगे लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर कोई भी समझौता नहीं होगा। तो लेट्स सपोज अगर आप समझते हैं कि इन फ्यूचर में अगर अमेरिका जो है वो नेटो से विड्रॉ करता है तो अल्टीमेटली यूरोपीय यूनियन को न्यू यूरोपियन फोर्स बनानी पड़ेगी, ठीक है, और उस फोर्स में उन लोगों को शामिल करना पड़ेगा और उसका जो मेन पॉइंट वो होगा वो यही होगा कि भाई हमने यूरोपीय यूनियन को डिफेंड कैसे करना है। और अगर लेट्स सपोज इन चीजों में अगर किसी भी जगह से वीकनेस नेटो की या यूरोप की अभी इस वक्त में नजर आती है तो अल्टीमेटली वो पूरे यूरोपीय यूनियन के लिए नुकसानदेह है। तो इस वक्त यूरोपीय यूनियन खुद भी इस चीज को देख रही है कि अगर अमेरिका की तरफ से इतनी सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो उसके दिफा में हम लोगों ने अपने दिफा को कैसे मजबूत करना है। और आई थिंक सो कि यूरोप ने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जर्मनी में आपने देखा उन्होंने कहा कि अपनी रिजर्व जो लोग हैं उनको
पॉइंट आ गया इमरान साहब, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और रिसेंट जो सीएम केपी के सोहेल अफरीदी साहब सिंध में पहुंचे उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और 9th मई के केसेस के बाद उनकी नाअहली की भी बात की जा रही है। अब क्या होने जा रहा है, छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।